दुबई का एक ऐसा सच है जो ट्रैवल एजेंसियां छिपाती हैं। मीलों लंबे कंक्रीट के जख्म और खोखली गगनचुंबी इमारतें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ एक खोखले खिताब के लिए खाली पड़ा है? ये उस शहर की कीमत है जिसे पैसे की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से खड़ा किया गया। समुद्र में बने उन वीरान द्वीपों से लेकर जहां कभी चहल पहल नहीं हुई, उन महाकाय प्रोजेक्ट्स तक जिन्हें पैसों की कमी के कारण भूकंप की तरह ढाया जा रहा है। दुबई को अब विशेष न्यायिक समितियों के जरिए अपनी ही अंधाधुंध तरक्की के इस काले साए और बिखरे मलबे को संभालना पड़ रहा है। आइए आप और मैं मिलकर पैसे बहाने वाले इन 10 कंक्रीट के जख्मों की पड़ताल करें, जहां अरबों डॉलर के ढांचे कर्ज और दिखावे के साम्राज्य की गवाही दे रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किसका नाम सामने आएगा? शुरुआत करते हैं पहले प्रतीक से। आइए देखते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DXB नाम के इस विशाल कंक्रीट के जाल को। अगर आप पहले ही मिनट से किसी तबाही वाली फिल्म जैसी वीरानी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। DXB कोई भूतहा जगह नहीं। इसके विपरीत ये भारी भीड़ का वो केंद्र है जहां दुबई का दम घुटने लगा है। साल 2025 में यहां 95.2 मिलियन यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कल्पना कीजिए, लगभग 10 करोड़ लोग उस जगह जमा हैं जो 10 साल पहले ही अपनी हद पार कर चुकी थी। सालाना 4,54,000 से ज्यादा उड़ानों के बीच यह कामयाबी कभी कभी किस्मत का एक क्रूर मजाक बन जाती है। विरोधाभास यह है कि DXB जितना व्यस्त होता जाता है, उसके आसपास के विशाल प्रोजेक्ट्स का सन्नाटा उतना ही साफ दिखने लगता है। ये उस दिल की तरह है जो लकवाग्रस्त अंगों को जिंदा रखने के लिए खून पंप कर रहा हो। ड्यूटी फ्री दुकानों और VIP लोन से आने वाला पैसा असल में रेगिस्तान के सन्नाटे में दम तोड़ते सपनों की उम्मीद बना हुआ है। मुश्किल यह है कि DXB एक ऐसा किला है जो अब और फैल नहीं सकता। ये खुद के बसाए शहर से घिर चुका है। न तो वापसी का रास्ता है और न ही नया रनवे बनाने की जमीन। 2014 से नंबर 1 पर रहने वाले DXB की चमक अब एक भारी बोझ बन चुकी है। कैसी विडंबना है, ये कामयाबी ही अब इसका सबसे बड़ा जाल है। जब कोई सिस्टम 24 घंटे 100% क्षमता पर चलेगा, तो एक छोटी सी दरार भी इसके पूरे भ्रम को ढाने के लिए काफी होगी। बिना किसी गलती की गुंजाइश वाला सिस्टम आखिर कब तक टिकेगा? क्या हम तरक्की का शिखर देख रहे हैं या फिर एक आलीशान दलदल? DXB अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में व्यस्त है, ताकि उन बेजान जगहों को छिपाया जा सके जो धीरे धीरे बंजर हो रही हैं। दम घुटने वाले इन हालात पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये दबाव किसी बड़ी गिरावट का इशारा है? नीचे कमेंट करें, क्योंकि DXB की इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने तपते रेगिस्तान में एक और सपने पर अरबों बहा दिए, पर नतीजा निकला रूह कंपा देने वाला सन्नाटा। DXB की भीड़ छोड़िए, मेरे साथ दक्षिण की ओर 30 मील दूर चलिए, जहां तपते रेगिस्तान के पार एक बिल्कुल अलग हकीकत खड़ी है। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DWC में आपका स्वागत है। अगर DXB भीड़ की वजह से आया हार्ट अटैक है, तो DWC रेगिस्तान के बीच एक अनंत बेहोशी है। जरा इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखिए। साल 2024 में यहां लगभग 1.1 मिलियन यात्री आए। किसी लोकल एयरपोर्ट के लिए यह ठीक है, पर यह टर्मिनल सालाना 26.5 मिलियन यात्रियों के लिए बना है। अगर इसका सीधा सा गणित समझें, तो DWC अपनी कुल क्षमता के महज 4% पर चल रहा है। बाकी का 96%। हजारों स्क्वायर मीटर के चमचमाते फर्श जहां कोई चलने वाला ही नहीं है। वे विशाल वेटिंग हॉल जहां सिर्फ आपकी अपनी सांसों की आवाज गूंजती है। और सबसे मजाकिया बात तो ये है, अप्रैल 2024 में जब ये एयरपोर्ट यात्रियों के लिए तरस रहा था, दुबई सरकार ने इसके विस्तार के लिए 35 अरब डॉलर और मंजूर कर दिए। लक्ष्य था 26 करोड़ यात्री और 5 विशाल रनवे। ये बड़े पैमाने की जिद का एक घमंडी ऐलान है। उन्हें लगता है कि सब कुछ बड़ा बनाने से भविष्य खुद खिंचा चला आएगा। लेकिन हकीकत क्या है? एयरलाइंस और लाखों यात्रियों को पुराने ठिकाने से 40 किलोमीटर दूर इस रेतीले मैदान में खींच लाना एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ पैसा नहीं सुलझा सकता। इस सुनसान टर्मिनल की हर चमकती LED लाइट और बाहर की 50 डिग्री गर्मी से जूझता एयर कंडीशनर एक भारी खर्च बन चुका है, जो चुपचाप सरकारी खजाने को फूंक रहा है। 2013 में खुलने के बाद से दुनिया इसे भूल चुकी है। महज एक सुनसान मालवाहक स्टेशन बनकर रह गया। ये 4% का आंकड़ा उस सपने पर करारा तमाचा है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाना चाहता था। लोग ऐसे कबाड़ प्रोजेक्ट को चलाने के नुकसान को क्यों झेल रहे हैं?
शायद इसलिए कि रिकॉर्ड बनाने के खेल में हार मानना पैसा बहाते रहने से भी ज्यादा महंगा सौदा है। क्या आप ऐसे एयरपोर्ट पर कदम रखना चाहेंगे जहां किसी दूसरे यात्री से मिलने की गुंजाइश 100 में से महज 4 हो? लेकिन डीडब्ल्यूसी का यह सन्नाटा ही इकलौती अजीब बात नहीं है। चलिए इन वीरान रनवे को छोड़कर उस समंदर का रुख करें जहां लोगों ने रेत से दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश की थी और आज वही नक्शा धीरे धीरे लहरों में विलीन हो रहा है। अगर आप सचमुच पूरी दुनिया खरीदना चाहते थे तो दुबई के पास एक लुभावना ऑफर था, पर संभल जाइए क्योंकि वो दुनिया अब धीरे धीरे बह रही है। द वर्ल्ड आइलैंड्स, लगभग 300 कृत्रिम द्वीपों का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के नक्शे जैसा दिखता है। ये डेवलपर नखील की महत्वाकांक्षा का चरम था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां उन्होंने सिर्फ घर ही नहीं बनाए बल्कि इस धरती के भूगोल को ही बदलने की कोशिश की। लेकिन 2 दशकों बाद ये दुनिया किसी आलीशान शहर के बजाय समंदर के बीच पड़े रेत के बेजान टीले जैसी दिखती है। सच तो ये है कि नखील 260 द्वीपों का दावा करता है जबकि मीडिया 300 गिनाता है। शुरुआती आंकड़ों में ही ये हेरफेर इसके अनिश्चित भविष्य की कहानी बयां करने के लिए काफी थी। पिछले 20 सालों से ये प्रोजेक्ट महज रेत के बंजर ढेर जैसा रहा। आखिरकार साल 2021 के आखिर में क्लेरेंस आइलैंड पर पहला लग्जरी रिजॉर्ट अनंतारा खुला। अरबों डॉलर के निवेश के लिए ये लंबा ठहराव हैरान करने वाला था। ऐसा क्यों? क्योंकि नया भूगोल बनाना आसान है लेकिन वहां जिंदगी बसाना बहुत मुश्किल। 2008 के कर्ज संकट के बाद यहां पैसों की सप्लाई क्या रुकी कि पूरा इलाका सिर्फ रेत के ढेर में बदल गया। ढांचा तो खड़ा है पर लोग नदारद हैं। चलिए हम और आप मिलकर एक सीधा सा हिसाब लगाते हैं। समंदर में बिखरे सैकड़ों छोटे टापुओं तक बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट पहुंचाने का खर्च होश उड़ाने वाला है। रखरखाव और मिट्टी के कटाव को रोकने का खर्च हर टापू को कर्ज के दलदल में धकेल रहा है। कैमरे की नजर से देखें तो यहां कोई अनोखा नजारा नहीं बल्कि खाली रेत की बुनियाद दिखती है जिसे समंदर की लहरें और वक्त रोज कुतर रहे हैं। हार्ट ऑफ यूरोप जैसे प्रोजेक्ट्स का प्रचार तो बहुत हुआ पर आज ये मंदी के समंदर में खोए वीरान टापुओं से ज्यादा कुछ नहीं लगते। मेरी पड़ताल के मुताबिक ये टापू हर साल कुछ मिलीमीटर की रफ्तार से पर्शियन गल्फ में समाते जा रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ दुबई सचमुच डूबता जा रहा है। ये साफ गवाह है कि यहां ख्वाहिशें हकीकत से बड़ी थीं। एक ऐसा अजूबा जिसे बनते ही लावारिस छोड़ दिया गया। मगर समंदर की इस खामोशी से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं शहर के मुहाने पर खड़े कंक्रीट के वो खंडहर जहां सिर्फ सपने ही नहीं टूटे बल्कि धमाकों से उनके वजूद को भी उड़ा दिया गया। पाम जुमेरा के ठीक मुहाने पर बसा दुबई पर्ल सबसे वीआईपी जमीन पर खड़ा था, मगर 20 सालों तक लाखों सैलानियों को वहां कोई शाहकार नहीं बल्कि एक बदनुमा कंक्रीट का ढांचा दिखा जो किसी नासूर की तरह खड़ा था। ये एक तयशुदा बर्बादी की कहानी है। साल 2002 में इस प्रोजेक्ट का ऐलान एक ही इमारत के अंदर पूरा शहर बसाने के दावे के साथ हुआ था, पर फिर साल 2009 की मंदी ने इसके पैसों का दम घोट दिया। दुबई पर्ल इस सवाल का सबसे खौफनाक और जीता जागता सबूत बन गया कि जब अरबों डॉलर के सपने पैसों की भारी कमी से टकराते हैं तो क्या होता है। इसका जवाब किसी नक्शे में नहीं, अदालती कागजों में छिपा है। क्या आप जानते हैं कि दुबई सरकार को इस बर्बादी को समेटने के लिए साल 2020 की डिक्री नंबर 33 के तहत एक खास अदालती कमेटी बनानी पड़ी। जब किसी प्रोजेक्ट को वकीलों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ जाइए कि सपना दुस्वप्न बन चुका है। 20 साल तक ये ढांचा सिर्फ एक बेजान लाश की तरह पड़ा रहा। इसे पूरा करने के पैसे नहीं थे और कर्ज तथा आपसी विवादों के जाल की वजह से इसे बंद करना भी आसान नहीं था। आखिरकार साल 2022 के अंत में इस जगह को आजादी मिली, पर किसी उद्घाटन से नहीं बल्कि जमीन हिला देने वाले बारूदी धमाकों से। इमारत गिराने के धमाके इतने तेज थे कि पड़ोसियों को लगा भूकंप आ गया है। हजारों टन लोहा और कंक्रीट 20 साल तक खुले आसमान तले सड़ता रहा। संसाधनों की यह भयानक बर्बादी अब धूल में मिल चुकी है ताकि यहां नया काम शुरू हो सके। शायद ये धमाके बेहिसाब और अंधे विकास के खत्म होने का आगाज थे। दुबई पर्ल सिर्फ एक ढही इमारत नहीं है, ये इस झूठे घमंड का टूटना है कि सिर्फ बेहतरीन जगह और चमचमाता नाम बाजार के नियमों को हरा सकता है। यह ढांचा 2 दशकों तक सिर्फ इसलिए खड़ा रहा ताकि एक दिन इसे मलबे में तब्दील किया जा सके। क्या यह महज बर्बादी थी या शहर को मिली मुक्ति? इस मिटाए गए दाग के बाद
न जाने कितने और ऐसे प्रोजेक्ट्स आज भी उन ढांचों के पीछे दम तोड़ रहे हैं जो कभी हटे ही नहीं। अब हमारी नज़र एक और विशाल ढांचे पर है जो 15 साल समंदर में बेजान पड़े रहने के बाद दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। लहरों की भेंट चढ़ चुके एक बड़े मास्टर प्लान को अब नई उम्मीदों के साथ फिर से लिखा जा रहा है। अगर पाम जुमेरा दुनिया को हैरान करने वाली कामयाबी है, तो उसका जुड़वां पाम जबेल अली कमजोर बुनियाद पर पैर पसारने का एक महंगा सबक है। नासा की साल 2005 की इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। उस वक्त इस दूसरे पाम ट्री का नक्शा साफ दिखाई दे रहा था और इसे साल 2007 तक पूरा करने का वादा था, मगर हकीकत कुछ और थी। अगले 15 सालों से ज्यादा वक्त तक ये टापू समंदर के बीच एक विशाल बेजान ढांचे की तरह पड़ा रहा। पाम जुमेरा से दोगुना बड़ा होने के बावजूद जबल अली सालों तक मंदी के थपेड़ों के बीच सिर्फ एक बड़ी नाकामी बनकर ही रह गया। मई साल 2023 में जाकर शहर की साख बचाने की कोशिशों के बीच इस डूबे हुए प्रोजेक्ट को उबारने के लिए एक नए मास्टर प्लान को मंजूरी मिली। लोग फिर से 7 टापुओं, 16 शाखाओं और 90 किलोमीटर लंबे नए तट की बातें करने लगे हैं। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि दुबई की असली समस्या डिजाइनों की कमी नहीं, बल्कि इस सूनेपन को भरने के लिए इंसानों की कमी है। उन्हें 80 से ज्यादा होटलों और रिजॉर्ट्स की जरूरत है, जो आज की वास्तविक मांग को देखते हुए एक बेतुका और संदेहास्पद आंकड़ा लगता है। जबल अली में जिस तथाकथित सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो असल में कर्ज के दम पर खरीदी गई झूठी उम्मीदों का रेगिस्तान है। टापू का बाहरी ढांचा तो कब से तैयार है, पर वहां बिजली, पानी और सड़कों का नेटवर्क आज भी एक बड़ा सवाल है। बिना किसी ठोस मांग के सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना ही वो जाल है जिसमें जबल अली फंस चुका है। समंदर में फैली इसकी हर एक शाख किसी अधूरे वादे की तरह है, जो पड़ोस के आबाद पाम जुमेरा के शोरगुल के मुकाबले बेहद शांत और डरावनी लगती है। दुबई अब साल 2025 में कब्जा देने के नए दावों की ओर बढ़ रहा है, पर एक अनुभवी रिपोर्टर होने के नाते मैं पूछता हूं, क्या आप करीब 2 दशकों से बंद पड़े प्रोजेक्ट के इस वादे पर यकीन करेंगे? क्या ये सचमुच उठ खड़ा होगा, या ये सिर्फ एक पुराने पड़ चुके नाकाम निशान को दोबारा जिंदा करने की आखिरी कोशिश है? 20 साल की देरी के बाद क्या इस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत बची है, या यह बर्बादी की एक आधुनिक मिसाल बन चुका है? क्या आप इतने लंबे इंतजार के बाद साल 2025 के इस वादे पर भरोसा कर सकते हैं? लेकिन ये मत सोचिए कि इमारतें बनते ही कहानी खत्म हो जाती है। धूप में चमकने वाले इन कांच के महलों के भीतर आज भी एक अजीब और डरावना खालीपन छिपा है। बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर दुनिया अक्सर इस सबसे ऊंची आलीशान मीनार को बड़े चाव और हैरत से देखती है, लेकिन अगर इसकी गहराई में उतरें तो बड़े पैमाने के घमंड का एक कड़वा सच सामने आता है। क्या आप जानते हैं कि ये गगनचुंबी इमारत उसी हिस्से से अंदर से खोखली है जिस पर इसे सबसे ज्यादा नाज है? आर्किटेक्चर में इसके लिए एक बड़ा ही तंज भरा शब्द है, वैनिटी हाइट, यानी खोखली ऊंचाई। लगभग 244 मीटर की ऊंचाई, जो बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई का करीब 30% है, पूरी तरह खाली पड़ी है। वहां न तो कोई रह सकता है और न ही काम हो सकता है। वो विशाल चोटी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि सालों तक कोई इसका रिकॉर्ड न तोड़ सके। इस बेकार के 244 मीटर को बनाने में जितना पैसा बहाया गया, उतने में तमाम सुख सुविधाओं से लैस एक पूरा रिहायशी इलाका बसाया जा सकता था। मगर दुबई में लोग ताकत की नुमाइश के लिए उपयोगिता की बलि चढ़ाने को हमेशा तैयार रहते हैं। यहां तक कि बुर्ज खलीफा का ये नाम भी इस चकाचौंध के पीछे छिपी कमजोरी का गवाह है। शुरुआत में इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस प्रोजेक्ट का नाम बदलना पड़ा ताकि अबू धाबी के उस शासक को सम्मान दिया जा सके जिसने 2009 में दुबई को दिवालिया होने से बचाने के लिए $10 अरब का बेल आउट पैकेज दिया था। दुनिया की ये सबसे ऊंची इमारत आखिरकार वास्तुकला और वित्तीय राजनीति के बीच एक समझौते का नतीजा साबित हुई। हालांकि इसने अपनी स्थिरता साबित करने के लिए लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेट पाने की कोशिशें की हैं, लेकिन सच यही है कि बुर्ज खलीफा खोखलेपन पर खड़ा एक घमंडी ढांचा है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे ऊंची चीजें ही सबसे ज्यादा बेकार होती हैं। दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल में आपका स्वागत है, जो समंदर पर तैरते एक आलीशान पाल जैसा है। लेकिन आइए इसके शिखर को जरा करीब से देखें। क्या आप जानते हैं कि इस टावर की 124 मीटर ऊंचाई, जो कुल ऊंचाई का 39% है, पूरी तरह बेकार है? वास्तुकला की दुनिया में यह घमंड का एक नया रिकॉर्ड है। इस इमारत का लगभग आधा हिस्सा रहने लायक नहीं है, बेकार है।
इसका काम सिर्फ इसकी ऊंचाई को 321 मीटर तक खींचना है ताकि पूरी दुनिया इसे हैरान होकर देखे। लेकिन बुर्ज अल अरब को बहुत सारे मेहमानों की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ अपनी अनोखी पहचान चाहिए। पाल जैसी बनावट के लिए एक विशाल ढांचे की जरूरत थी, लेकिन उपयोगिता बहुत कम थी। फिर भी इस टावर ने दुनिया भर में अपनी ब्रांड पहचान बनाने के लिए अपने 39% हिस्से को खाली छोड़ना मंजूर किया। ये कोई साधारण होटल नहीं है, बल्कि विलासिता का एक ऐसा नमूना है जहां खालीपन को रसूख का पैमाना माना जाता है। और यही 39% खालीपन इसकी आसमान छूती कीमतों की असली वजह है। आप यहां सिर्फ सोने के कमरे का किराया नहीं देते, बल्कि उस पहचान का हिस्सा बनने की कीमत चुकाते हैं जो शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपना आधा वजूद कुर्बान करने को तैयार है। दुबई को इस बात की परवाह नहीं कि कितने कमरे भरे हैं, उसे बस लोगों की दीवानगी से मतलब है। क्या विलासिता सचमुच वही है जो हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये वो खालीपन है जिसे हम सिर्फ अपना रुतबा दिखाने के लिए छोड़ देते हैं? क्या आप ऐसे टावर में सोने के लिए हजारों डॉलर खर्च करेंगे जिसका आधा हिस्सा बिल्कुल बेजान हो? अगर आप किसी शाम दुबई मरीना की सैर पर निकलें तो दुनिया के सबसे घने गगनचुंबी इमारतों के इस जंगल को देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन रात ढलते ही जरा ऊपर नजर डालिए। इन विशाल मीनारों में सिर्फ कुछ ही खिड़कियों में रोशनी दिखाई देगी। आखिर ऐसा क्यों है? मरीना में घर रहने के लिए नहीं, बल्कि कंक्रीट के शेयर जैसे बन चुके हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कुल सौदों में 63% हिस्सेदारी कागजी घरों की बिक्री की थी। यह हैरान करने वाला आंकड़ा एक कड़वा सच बयां करता है। लोग घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि कीमतें बढ़ने और उन्हें दोबारा बेचने के लिए पैसा लगा रहे हैं। इस रियल एस्टेट बाजार की सबसे बड़ी दरार विदेशी पूंजी पर इसकी हद से ज्यादा निर्भरता में छिपी है। पेंटुमिनियम जैसी आलीशान इमारतें, जो कभी दुनिया का सबसे ऊंचा रिहायशी टावर बनने का दावा करती थीं, बरसों से वीरान पड़ी हैं। मरीना में होटलों का ऑक्यूपेंसी रेट 78% से भी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है जो निजी फ्लैटों की खामोशी को छुपाता है। ये महीनों तक खाली पड़े रहते हैं, जिससे ये आलीशान इलाके भूतिया टावरों में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ कंक्रीट का जाल तो घना है, लेकिन सामाजिक जिंदगी हैरान करने वाली हद तक ठंडी है। लोग सिर्फ पर्यटन के मौसम या बाजार के चढ़ाव उतार के हिसाब से आते जाते हैं। मरीना सिर्फ बेचने के लिए बनाने की नीति का एक सटीक उदाहरण है। जब इन आलीशान लॉन्च की बत्तियां बुझती हैं तो इंसानी वजूद के बिना इस शहर का खोखला सच सामने आ जाता है। अगर मरीना कंक्रीट के शहरों का अड्डा है, तो जुमीरा गार्डन सिटी वो जगह है जहां दुबई अपनी नाकामियों का सामना करना सीख रहा है। जिस प्रोजेक्ट को कभी एक क्रांतिकारी शहर और सपनों की जादुई नगरी बनना था, आज हकीकत ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। घुमावदार मीनारों और कृत्रिम नहरों वाले वे शुरुआती आलीशान डिजाइन आज सिर्फ कंप्यूटर की फाइलों में दफन होकर रह गए। 2008 से 2009 के आर्थिक झटके के बाद दुबई ये समझ गया कि भारी कर्ज लेकर रेत पर महल बनाना तो आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना बेहद मुश्किल काम है। यहाँ का खालीपन इमारतों के अंदर नहीं, बल्कि उन बंजर जमीनों पर बिखरा है जिन्हें कभी चमचमाते हुए सुपर सिटीज बनाने का वादा किया गया था। नए अजूबे बनाने के बजाय अब उनका पूरा ध्यान एक बहुत ही नीरस काम पर है: दिवालिया घोषित कर संपत्तियां बेचना। क्या आप डिक्री 33 के बारे में जानते हैं? यह दुनिया का एक अनोखा कानूनी ढांचा है जो सिर्फ नाकाम हो चुके प्रोजेक्ट्स के निवेशकों के पैसों को बचाने के लिए बनाया गया है। उस शानदार गार्डन सिटी का खूबसूरत सपना अब एक बेहद साधारण और जमीनी हकीकत में तब्दील हो चुका है। दुबई अब यह स्वीकार करना सीख रहा है कि हर बड़े सपने को कर्ज के दम पर पूरा नहीं किया जा सकता। ये कहानी अब सबसे बड़े ढांचे की नहीं, बल्कि सबसे मुमकिन योजना की है। मरीना की चमचमाती रोशनी और जुमेरा के इन कड़े कानूनों को पीछे छोड़कर अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां पैसे की ताकत पूरी तरह बेअसर साबित होती है। दुबई के मुख्य शहर से 60 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां पसरा खालीपन पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुदरत के आगे घुटने टेकने से आया है। अलमदाम को 1971 के बाद बद्दू कबीलों के लिए बसाया गया था, लेकिन महज 20 साल में इसे पूरी तरह छोड़ना पड़ा। क्यों? यहां कोई आर्थिक संकट नहीं है, सिर्फ रेत और हवा का राज है। रेगिस्तान ने खिड़कियों से घुसकर और कमरों को भरकर धीरे धीरे इस पूरे इलाके को
रेत के विशाल टीलों में बदल दिया। अलमदाम हमारी इस पूरी यात्रा में चर्चा किए गए विशालकाय ढांचों के घमंड को बेरहमी से चुनौती देता नजर आता है। ये हमें याद दिलाता है कि आप नकली टापू या आलीशान एयरपोर्ट बनाने के लिए चाहे जितने अरबों रुपए फूंक दें, रेगिस्तान हमेशा अपना हक वापस लेने का इंतजार करता है। अगर दुबई पर्ल के कंक्रीट के ढांचों को इंसानी बारूद ने जमींदोज किया है, तो अलमदाम को खुद प्रकृति अपनी ताकत से धीरे धीरे मिटा रही है। यहाँ के खाली घरों की तस्वीरें सिर्फ डरावनी नहीं हैं, बल्कि इंसानी हार का एक जीता जागता सबूत हैं। ये हमारे सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। क्या दुबई के आज के चमचमाते मेगा प्रोजेक्ट्स भी एक सदी बाद अलमदाम की तरह दफन हो जाएंगे? क्या वक्त के थपेड़ों के आगे ये आलीशान इमारतें सिर्फ रेत के घरौंदे हैं? क्या दुबई अपनी दरारों को भरने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो किसी अंतहीन भ्रम के दलदल में और धंसता जा रहा है? हमने डीएक्सपी के आलीशान लाउंज से लेकर डीडब्ल्यूसी के खामोश रनवे और धूल में तब्दील होते बड़े ढांचों को देखा है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है। साल 2026 में जिन दरारों को आज हमने और आपने बेनकाब किया है, वे दुबई की तबाही का ऐलान नहीं है, बल्कि हर कीमत पर अंधाधुंध विकास के दौर के खत्म होने की चेतावनी है। रेगिस्तान को कभी कोई जल्दबाजी नहीं होती, वो बस खामोशी से सही वक्त का इंतजार करता है। भारी कर्ज लेकर इंसान ने कुदरत से जो कुछ भी छीना है, उसका हिसाब तो देना ही होगा, चाहे पैसों से या फिर गुमनामी में खोकर। क्या रिकॉर्ड और दिखावे की बुनियाद पर खड़ा कोई शहर भविष्य की विरासत बन सकता है, या फिर हम अनजाने में इंसानी इतिहास के सबसे महंगे खंडहर तैयार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन अधूरे प्रोजेक्ट से कोई नया इतिहास लिखा जाएगा, या फिर आपको लगता है कि इस कहानी का आखिरी पन्ना ये रेगिस्तान ही लिखेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूं। अगर इस जांच ने आपको इन चमचमाते शहरों के पीछे का स्याह सच दिखाया है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि ब्लैक स्वान घटनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंधेरे कोनों पर हमारी अगली बड़ी तफ्तीश आपसे छूट न जाए। इस वीडियो के तथ्य जुटाए गए आंकड़ों, वित्तीय रिपोर्टों और साल 2026 तक की जमीनी हकीकत पर आधारित हैं। ये विचार पूरी तरह विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र जांच पर आधारित हैं। इसका मकसद कोई निवेश सलाह देना या किसी संस्था की छवि बिगाड़ना नहीं है। ढांचागत विकास के प्रयासों का हम सम्मान करते हैं, और हमारा एकमात्र मकसद निष्पक्षता से सामाजिक आर्थिक हकीकत दिखाना है,